नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th NCERT साइंस में मैं चैप्टर 10 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं रिफ्रैक्शन टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। रिफ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको मैं कवर करूँगा। जैसे लाइट्स की जो होता है, जब भी किसी सरफेस से होते हुए जाता है तो इसमें तीन एक्चुअल जो हैपनिंग होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस है वो मैंने उसमें डिस्कशन किया है, आप उसको देख सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिखा मिलेगा या ऊपर आइकॉन्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं जो यहाँ चैप्टर 10 में लाया रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन को मैं समझाऊँगा। तो यानी ये जो कंटिन्यूएशन में पार्ट 6 है जो कि मैं आपको समझाऊँगा, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा बच्चों। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आप बेल आइकॉन्स को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपका जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ईजिली मैं इसको समझा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आएगा क्या होता है और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये लाइट की एक घटना है, हैपनिंग है जो कि होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिक्यूली का मतलब ये होता है कि वो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, और इन दोनों के बीच की जो रास्ता होता है। जैसे कि मैं बात करूँगा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा और यानी ये वाला केस नहीं होगा, और ना तो फिर ये पैरेलल का केस, जैसे कि ये दोनों केस नहीं होगा। तो ऑब्लिक का केस होता है हमेशा ऐसा, यानी ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल लाइन से होते हुए जो बीच के जो लाइंस होते हैं, जिस तरह से वो आता है एंगल बनाते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यूली। तो इसका मतलब है जब लाइट जो होता है इंटर करता है ऑब्लिक्यूली, यानी इस तरह से एंगुलर वे पे जब इंटर करता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम टू अनदर, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो लाइट है वो बेंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि बेंडिंग ऑफ लाइन व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर, दिस इज द डेफिनेशन। आप बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। तो अब ये जो होता है किस कारण से होता है, दो चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। एक तो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन वैक्यूम, जो वैक्यूम यानी जिसमें कोई मीडिया नहीं होती है, यानी ना हवा होता ना पानी होता, कोई भी नहीं होता है, वहाँ उसका स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो ट्रैवल करता है, यानी बहुत हाई स्पीड होता है। और दूसरा जो बोला गया है वो ये है कि कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन, यानी जो रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग, यानी लाइट का बेंड होना, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लाइट बेंड नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं कहलाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो बेंडिंग होना लाइट का, या कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है, उसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रीज़न है या वजह है वो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है अगर लाइट का स्पीड इस तरह से 3 × 10⁸ वैक्यूम में चलता है, यानी अलग अलग जगह में अलग अलग मीडिया में उसका स्पीड अलग अलग होता है। तो इसका मतलब होता है कि एक मीडिया से जब दूसरे मीडिया में ट्रैवल्स करता है तो उसका स्पीड डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि किसी वैक्यूम मीडिया से वो एयर वाले मीडिया में ट्रैवल्स करता है, तो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो दूसरे एरिया में जब ट्रैवल्स करेगा उसका स्पीड डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चेंज हो जा रहा है स्पीड में, लाइट के स्पीड में, इस वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन का कारण और कुछ नहीं है, एक ही कारण है, वो है कि लाइट के स्पीड में चेंज होना। तो आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत सिंपल सा, कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर हायर। जैसे ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में आप देखे होंगे, जब आप वाटर पार्क या वंडरलैंड या जो भी वाटर वर्ल्ड में जाते हो, तो वहाँ जब भी आप किसी स्विमिंग पूल में उतरने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर है। आपको लगता है कि आप पैर रखेंगे तो अब सीधे सीधे आप पानी में उतर जाओगे, लेकिन जब आप उसमें पैर रखने जाते हैं तो आपको जो एक अंदाज़ा होता है हाइट का, उस हाइट से वो ज़्यादा गहरा होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से, यानी इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो है रिफ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल है जिसको आप महसूस करते हो, देखे होगे, अपने लाइफ में रियलाइज़ किए होगे। दूसरा
ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appear टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। यानी एक्चुअली जैसे देखिए ये दो मीडिया हो गया, तो दो मीडिया में क्या हो रहा है, जो लाइट का स्पीड है वो डिफरेंट है, यानी जो भी चीज़ें हमको दिख रही है वो लाइट की वजह से दिख रही है। तो यानी वाटर से होते हुए जो लाइट हम आंखों तक आ रही है या एयर से होते हुए जो आंखों तक आ रही है, दोनों ही केस में जो पेंसिल का जो फेस है वो अलग अलग दिखेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जब पेंसिल को पानी में डुबाते हैं किसी ग्लास में, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास में डुबाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो पेंसिल का एग्जाम्पल है। किसी रॉड को अगर पानी में डुबा के रखते हो, यानी किसी टब में डुबा के रखते हो, तो वो टेढ़ा दिखता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि पानी के अंदर से होता हुआ जो चीज़ें हैं वो हमको जो उसका स्पीड है वो अलग होता है, और एयर से होते हुए जो चीज़ आ रही है या लाइट जो आ रही है वो अलग होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो होता है आपका जो पेंसिल है वो ऐसा होता है, सीधा होता है, ये सीधा है आपका पेंसिल। लेकिन जब आप पानी में यानी यहाँ से अगर आप देखते हो तो वो पेंसिल सीधा ना होके एक्चुअली ये वो सीधा होता है, लेकिन हमको कैसा दिखता है, वो टेढ़ा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब होता है ये पेंसिल ऐसा होता हुआ ऐसा करके दिखता है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। हाँ, अगर यहाँ पानी नहीं रहता तो फिर आपको पेंसिल सीधा सीधा दिखता। तो सिंपल सी बात है कि ड्यू टू द चेंजेस इन स्पीड या चेंजेस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो अलग अलग जो मीडिया होता है उसकी वजह से होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास टम्बलर एपियर बिगर। यानी अगर किसी ग्लास में किसी नींबू को डाल देते हो और जब आप देखते हो नींबू को तो बहुत बड़ा नींबू दिखता है, लेकिन जब सामने जाके ऊपर से उस नींबू को देखते हो तो वो छोटा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा नींबू है, जो ग्लास से देख रहे हो तो वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से आपको ये चीज़ें ऐसा महसूस हो रहा है। और उसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल बोला गया है कि लेटर्स ऑफ ए बुक एपियर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो इसका मतलब होता है जब आप खुली आंखों से सीधा सीधा किसी बुक के लेटर्स को पढ़ते हो तो वो एकदम जो उसका एक्चुअल साइज है वही दिखाई देता है। लेकिन अगर उस लेटर को यानी वो जो स्टेटमेंट है या जो लाइन है उसके ऊपर अगर किसी ग्लास को रख देते हो यानी कांच को रख देते हो तो वो थोड़ा सा उभार के मतलब उभर के आ जाता है, यानी आपके नज़दीक थोड़ा ऐसा लगता है कि आंखों के थोड़ा सा उभर के वो लेटर दिखाई देता है, यानी वो रेज्ड फॉर्म में आपको नज़र आता है। तो दिस इज़ द सम एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि रिफ्रैक्शन की जो खास वजह है वो होता है कि चेंजेस इन जो भी लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो जैसे मैंने एक ऑलरेडी आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाया था कि पेंसिल को जब आप ग्लास में डुबाते हो तो वो थोड़ा टेढ़ा नज़र आता है। तो वही चीज़ को हम एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर सपोज़ कर लो उसकी जगह हम एक ग्लास स्लैब यानी कांच का एक गुटका जिसको बोल सकते हैं क्यूब हम लेते हैं तो वो कैसे काम करता है। तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ें यहाँ मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है जो आ रहा है ओ ए से होते हुए आ रहा है, और ओ जो होता है आप देख सकते हैं कि ओ जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है या फिर जो पॉइंट है जहाँ पे आके वो रे मिल रहा है, और नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। ये जो ऊपर का एरिया है वो एयर है, और जो ये जो है वो कांच का क्यूब है यानी ग्लास का टुकड़ा है जो थिकनेस में है, थोड़ा थिक है। तो इसको हम लोग ग्लास बोल दिया गया है, और यहाँ पे एयर। फिर अगेन जब वो नीचे आता है तो दूसरे एयर और जो होता है वो एयर। तो इसका मतलब है एक लाइन जो भी लाइट है वो ए से होते हुए ओ से टकराता है, और ओ पॉइंट से होते हुए फिर वो ट्रैवर्स करता है, और ट्रैवर्स करने के बाद फिर से वो आगे निकल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ए अगर बिना किसी इस ग्लास से होते हुए अगर ट्रैवर्स करता है तो उसका जो डायरेक्शन है यू कैन सी दैट कि उसका डायरेक्शन ये है, यानी इस डायरेक्शन पे वो आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो यानी ये इसका एक्चुअल पाथ है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल रे, ये एक्चुअल पाथ है। लेकिन ड्यू टू द नेक्स्ट मीडिया यानी उसमें ग्लास मीडिया से होते हुए जा रहा है तो डेफिनेटली मीडिया चेंज हो गया। जो मीडिया चेंज होने की वजह से इसका स्पीड डेफिनेटली इसमें जो स्पीड हो एयर के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम स्पीड का होगा, यानी चेंजेस हो जाएगा उसका स्पीड। तो जब वो स्पीड चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब होता है वो जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल डायरेक्शन है, वो ना होके वो एक अपना एक दूसरा डायरेक्शन जो कि डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का ग्लास लिया हो या उसका जो
जो भी उसका मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसके बेस पर वो ये आपका रास्ता जो होता है बदल देगा। तो इसका मतलब है इसका जो लाइन है, लाइन ऑफ ट्रैवलिंग है वो सीधा है, लेकिन ड्यू टू दिस जो आपका मीडिया है, ग्लास मीडिया की वजह से वो अपने रास्तों को थोड़ा सा चेंज कर देता है, यानी जो रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे है वो अपना रास्ता बदल के ओ से बी तक ट्रैवर्स करता है, और बी के बाद फिर से वो कौन सा इसमें आ जाता है, डेफिनेटली एयर में आ जाता है। तो इसीलिए उसका जो लाइन है, यानी उसका जो लाइन है वो जस्ट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी जो एक्चुअल इंसिडेंट रे था उसी के पैरेलल वो चल जाएगा। तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं इमर्जेंट रे, यानी कन्वर्ट होने के बाद, यानी वो रिफ्लेक्ट होने, ऐसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह से होते हुए इमर्जेंट, यानी वो एक्चुअल रे ना होके वो जो होता है एक पैरेलल फॉर्म में फिर से ईयर में आ जाता है। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल, यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ पाथ था और इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो गया, तो यानी ये पैरेलल लाइन है, तो यानी इसका जो होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखता है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक मीडिया से दूसरे मीडिया में अगर जाता है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक्टिविटी या प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका मतलब है सो द रे इमर्ज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब होता है जो मैंने अभी वही समझाया कि जब वो ग्लास से होते हुए रिफ्रैक्ट होने के बाद जब वापस एयर में आता है तो उसका जो पाथ होता है या उसका जो डायरेक्शन होता है वो इंसिडेंट रे के जस्ट पैरेलल डायरेक्शन पे ही वो आगे प्रोपोगेट करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जब एक्सटेंड करते हैं, जो बेंडिंग रे होता है, जो भी रे ऑफ लाइट होता है ऑपोजिट टू द पैरेलल फेस ऑफ द, तो इसका मतलब है उसी के पैरेलली वो समझाएगा। जो मैंने अभी समझाया उसको यहाँ लिखित में दिया गया है। दूसरा होता है जो बताया गया है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि एक्चुअल पाथ और जो रिफ्रैक्टेड रे होने के बाद इमर्जिंग रे के बीच में जो पाथ होता है, डिस्टेंस होता है, यानी जो डिफरेंस होता है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ रीज़न है क्यों होता है। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, इट्स डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड होता है। सबसे पहला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। तो यानी यहाँ पे हमने एग्जांपल में ग्लास लिया है, तो इस ग्लास मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और दूसरा होता है कि ये कितना मोटा है, यानी ये जो जाएगा, यानी थिकनेस जो होगा वो कितना होगा, यानी कितने थिकनेस का है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा या कम इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का मतलब होता है कि उसका डेंसिटी कम है या डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। थिकनेस कम है या थिकनेस ज़्यादा है, ये तो दो चीज़ों पे इंपॉर्टेंटली ये डिपेंड करता है। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो ये जो हमने देखा जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट बेसिक चीज़ें, और जस्ट हमने एक एग्जांपल से समझा है कि रिफ्रैक्शन या जो भी चीज़ें होती है वो किस वजह से होती है, उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमने देखा कि किस होता है। अब जाते हैं साइंटिफिकली या फिर थ्योरेटिकली ये कैसे काम करता है, क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला ये बोला गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence, ठीक है, all lie in the same plane। तो इसका मतलब है कि पहले भी मैंने इस चीज़ को समझाया था, यहाँ भी वही चीज़ होता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों जो होता है एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सब तीनों का एक ही होता है और सभी एक ही सेम प्लेन पे लाइज करते हैं। तो ये चीज़ होता है पहला चीज़। दूसरा जो होता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ ये बताता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे पहले भी मैंने पहले वीडियो में, सबसे पहला वीडियो में इसके चैप्टर 10 के जो लाइट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, उसको आप चेक करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द साइन, तो इसका मतलब है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब होता है अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को साइन से और एंगल ऑफ
जब रिफ्लेक्शन को साइन से रिप्रेजेंट करूँगा तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। यानी अगर आप चेंज करते जाओ, कोई भी चेंज करते, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दीजिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होता है आपका बढ़ जाएगा, जो भी चीज़ें होगी हमेशा इनके बीच का जो कांस्टेंट है वो हमेशा जो भी वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, कोई चेंज नहीं। फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर और ए गिवन ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, चाहे कोई भी चीज़ हो, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो ये स्नेल लॉ बताता है, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप चेंज कीजिए जो भी कीजिए, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने बोला था कि जो रिफ्लेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होता है, तो वो जो डिपेंड करता है, पहला तो होता है कि किस टाइप का ग्लास, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव या मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंस कितना डेंस है उस पर डिपेंड करता है और थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो हम पहले वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता क्या है। इसको हम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, द रेशियो ऑफ द लाइट इज गिवन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो यानी एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे मैंने ये ग्लास बना दिया, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मीडियम 1 और यहाँ पे हमारा हो गया ये मीडियम 2। तो यानी ये एयर है, यानी एयर के बेस पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे हमारा जो होता है दिस इज़ ग्लास। तो ये मीडियम 1 से मीडियम के बीच का जो वैल्यू रेशियो निकाला है यहाँ पे जो बोला गया है, इसको हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया 2, यानी इसके रिस्पेक्ट में एन को रिप्रेजेंट किया है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉमन वे पे आपको समझाया कि क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है या ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उसको मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जो मीन्स मतलब इट मीन्स दैट N21 का मीन का होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडिया है, 2 पहले है तो इसलिए सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया। अगर 2-1 रख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि 2 मीडिया का फर्स्ट मीडिया के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया को हमेशा ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2-1 अगर आप मेंशन करते हो तो 2 को नीचे लिखना है और 1 को ऊपर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब है अगर मैं 1-2 करता हूँ तो 1-2 करूँगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको जस्ट उल्टा कर देना। 1-2 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडिया के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो मैंने क्या बोला है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो उसको ऊपर लिखना है, यानी V2 को ऊपर लिखना है, V1 को नीचे लिखना है। तो यानी जो चीज़ें यहाँ लिखोगे उसी चीज़ को आप यहाँ पे नीचे से ऊपर के डायरेक्शन पे लिखोगे। जो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हो ये आप ऊपर कर, यानी यहाँ पे जो चीज़ आप ऐसा लिख रहे हो इसी को आप जस्ट उल्टा करके लिख लीजिए नीचे से ऊपर, तो आपको लिखना हो जाएगा। जस्ट V जोड़ना है आपको, तो V2/V1। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो तो उसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। यानी जब हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तब हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सपोज कर लो उसके अलावा किसी और में करते हैं तो वो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्लास और पानी, दो जो हमारे पास मीडिया है इनके बीच में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो फिर वो रिफ्रैक्टिव। तो यानी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एयर का बात करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने बोला वैक्यूम या एयर, तो इसका मतलब होता है कि N=C/V। तो यानी सिंपल सी बात है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी हम निकाल रहे हैं C रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, इंडेक्स ऑफ ए मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर।
तो यानी किसी भी मीडिया का, मीडिया मतलब वो वैक्यूम या एयर ना होके किसी और के, यानी एयर का एयर के साथ, वैक्यूम का एयर के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C अपन V, जहाँ C जो होता है वो कांस्टेंट, मतलब जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ होता है, और नीचे जो V है उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी एक मीडिया हो सकता है। तो अब आ जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडिया इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए गिवन पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे N12, मैंने पहले भी मेंशन थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि N12 का मतलब क्या होता है, N21 का मतलब क्या होता है। तो N12 का मतलब होता है कि मीडिया 1 का मीडिया 2 के रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया 2 क्या है, तो उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, और इसमें भी उस तरह से लिखा गया है। तो लेकिन अगर हम इस तरह से दो मीडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज कर देते हैं डायरेक्शन को, यानी बोलने का तरीका चेंज कर देते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, मीडिया 1 का विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, तो हम उसको ऐसा लिखते हैं, यानी ये 1 और एयर के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं 1 और एयर लिखूँगा, तो उस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, एयर को उसके बाद, यानी जो एक के बाद एक होता है वो एक नीचे और एक ऊपर करके लिख सकते हैं। उसी तरह से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 और ये, यानी इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे मैं ये एयर लिख सकता हूँ, तो दैट इज़ एयर के फॉर्म में मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये ना लिख के मैं ये यहाँ लिखा हूँ, ये तो चीज़ें वही होती है, लिखने का तरीका आप चाहे ये वाला इस्तेमाल करो चाहे ये वाला इस्तेमाल करो, दोनों चीज़ें एक होती हैं। अब देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडिया 2, तो इसका मतलब है अगर मैं दो अलग अलग मीडिया की बात करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर दोनों मीडिया 1 एंड मीडिया 2 को दोनों के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो उसको जो होता है मैं लिखने का तरीका क्या कर सकता हूँ कि अगर विथ रिस्पेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडिया 2, तो इसका मतलब है उसको मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड कर देने से क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो मैंने दोनों अलग अलग निकाला, अब ये दोनों आपस में रिलेट हो सकते हैं, यानी मीडिया 1 का मीडिया 2 के साथ रिलेशन अगर आपको निकालना है, जो कि इंडिविजुअली एयर के साथ उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले थे, तो उसको अगर हम जस्ट डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, कभी कभी आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एक स्पेशल केस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ ध्यान देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, डायमंड जैसे चमकीला होता है, चमकीला होने के पीछे रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जितने वो एंगल से वो जो से डायमंड की कटाई होती है, जिससे कि हमको आंखों तक जो होता है उसकी चमक दिखाई देती है। तो इसीलिए बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ द हाईएस्ट टिल डेट, यानी आज तक जो भी आपका मटेरियल मिला है सबसे हाईएस्ट है वो, and it is 2.42. It means that speed of light is 1/2⁴ times less in diamond than in vacuum. तो इसका मतलब होता है वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उससे 1/2.42 टाइम्स कम होता है। यानी अगर वैक्यूम की जो स्पीड होती है उसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2.42 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमको मिल जाएगा डायमंड में लाइट का स्पीड कितना होता है। तो इसीलिए हमको डायमंड जो होता है ज़्यादा चमकीला दिखता है, और जो कि आज तक का ऐसा मटेरियल है जो हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाला मटेरियल है, इससे ज़्यादा मटेरियल वाला कोई भी आज तक एलिमेंट्स नहीं मिला है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, और एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिया हुआ डायमंड के बारे में। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो जैसे सपोज कर लो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जैसे ग्लास है, थोड़ा डेंस ग्लास है या थोड़ा लाइट ग्लास है, तो आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया द मीडिया ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जो कम डेंस होता है, तो आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हायर होगा, कम वाले होते हैं तो ऑप्टिकली वो कम होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में आपको बताया गया है डेंसर मीडिया और रेयरर मीडिया के बारे में।
सो व्हेन द लाइट इंटर्स ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ना परपेंडिकुलर लाइन ना पैरेलल लाइन, उसके बीच का कोई एंगुलर लाइन होगा, फ्रॉम ए रेयरर टू ए डेंसर मीडियम, यानी कुछ हल्के मीडिया से, यानी जैसे सपोज कर लो हवा से डेंसर मीडियम जैसे ग्लास में ट्रैवर्स करता है, तो सिंपल सी बात होता है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल लाइन ऑफ पाथ होता है वो पाथ जो होता है किस डायरेक्शन पे मुड़ जाता है, नॉर्मल के डायरेक्शन पे मुड़ जाता है, यानी ये जो पाथ होता है वो इस डायरेक्शन में मुड़ता हुआ दिखेगा। इसका मतलब होता है कि अगर रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया में ट्रैवर्स करता है तो फिर वो पाथ मतलब जो बेंड होना, यानी जो बेंड दिखेगा वो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड दिखेगा ज़्यादा। अब दूसरा है जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, when the light enters obliquely from the denser to the rarer medium it bends away from the normal। तो इसका मतलब है जस्ट उल्टा होता है, अगर डेंसर मीडियम से यानी जैसे ग्लास से एयर में आता है तो फिर ये जो होता है कैसे नज़र आएगा, जस्ट ऑपोजिट, यानी नॉर्मल से दूर होता हुआ दिखेगा आपको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस तरह से नॉर्मल से दूर होता हुआ नजर आएगा। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा है, पसंद आता है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सजेशन मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और एट द लास्ट मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेल आइकन्स में प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।